सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं दिव्या आपका फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के सीरीज लेके आई हूँ जो कि आपके कंप्यूटर विषय के संबंधित है। इस एमसीक्यू से हमें फायदा ये होगा कि आगामी जो इतनी सारी परीक्षाएं होने वाली है जिसमें आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा शामिल है और भी जो आगामी परीक्षाएं जिनके बारे में बातें हो रही हैं उन सभी परीक्षाओं में कंप्यूटर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय साबित होता है, जिसके बारे में आज हम थोड़े से प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उन्हीं कुछ प्रश्नों का संग्रह लेके आई हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने के पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हूँ कि आज मतलब 11 मई से हमारी एक नई बैच शुरू हो रही है, जिस बैच को हम विशेष रूप से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये बैच आपकी जो नया ब्रांच है हमारा सिटी प्लाजा ब्रांच अनुपम गार्डन के सामने रायपुर में, उस ब्रांच की ये नई बैच प्रारंभ हो रही है क्योंकि आगामी इतने अधिक पदों के लिए ये भर्ती की जाने वाली है। तो बहुत सारे इसमें जो प्रतिभागी हैं वो सम्मिलित होने वाली हैं। तो मैं यही सलाह दूंगी आपको कि आप इस बैच को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है, तो ये बैच आप लोगों की शुरू हो रही है 11 मई, मतलब आज से। आप सभी इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अगर मैं अपने पहले प्रश्न की बात करूं तो इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण नहीं है बोल रहा है। हम लोग कंप्यूटर का विषय पढ़ते हैं, आप सभी भी पढ़ते होंगे। कंप्यूटर का वेटेज अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग होता है, लेकिन कंप्यूटर से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं आजकल उनका प्रारूप बदला है। प्रश्न उन्हीं टॉपिक से आते हैं, बस प्रारूप में बदलाव है। उन्हीं नए प्रारूप के हिसाब से प्रश्न लेकर आए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये पॉइंटिंग डिवाइस क्या चीज है, तो पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब आप लोग समझेंगे। पॉइंट मतलब होता है बिंदु, और बिंदु रेखित करने वाली या बिंदु रेखांकित करने वाली किसी डिवाइस के बारे में ये बात कर रहा है। तो अगर इसको समझने में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो ऑप्शन देखना। अगर ऑप्शन की बात करें तो लिखा है जॉयस्टिक, दूसरा लिखा है माउस, तीसरा लिखा है लाइट पेन और चौथा लिखा है बारकोड रीडर। अगर इन चारों ऑप्शन की बात करें और इसमें भी अगर आपको समझने में कठिनाई जाए, जैसे कि ये जॉयस्टिक बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम होगा कि ये होता क्या है। तो जॉयस्टिक क्या होता है बताते हैं। पहले माउस आप लोग अवेयर हैं, माउस पता है आपको, ये एक कंप्यूटर माउस की बात कर रहा है जिसको हम ऐसे हाथ से पकड़ के ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल कर्सर जैसे आप अपना हाथ मूवमेंट करते हैं, कर्सर मूव करता है, ये उसी माउस की बात कर रहा है। इस माउस के बारे में यदि आप जान गए तो आप जॉयस्टिक भी जान जाएंगे। ये है आपका एक कंप्यूटर माउस और ये है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक माउस के जैसा दिखने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन ये आपके माउस के जैसे जमीन पे रहकर नहीं, बिल्कुल एक हैंडल की भांति दिया होता है, उसको कंट्रोल करके ऑपरेट करता है। तो ये जॉयस्टिक गेम खेलने के काम आता है, आप सभी जानते होंगे। तीसरा ऑप्शन लिखा है लाइट पेन। लाइट पेन कुछ नहीं है, ये लाइट निकलने वाला पेन बिल्कुल नहीं है, लेजर लाइट पेन भी बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा पेन है जो कि टच स्क्रीन या टच पैड पे चलता है, उसको लाइट पेन कहेंगे। एक ऑप्शन लिखा है बारकोड रीडर। तो बारकोड से आप सभी अवेयर है, बारकोड को रीड करने वाली डिवाइस जो कि आप मार्केट और शॉपिंग मॉल में देखते हैं वही है आपका बारकोड रीडर। तो अब आप लोगों ने चारों ऑप्शन को देख लिया है, उसके चित्र भी देख लिए। हमारा प्रश्न कहता है कि पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो अगर जॉयस्टिक की बात करूं तो माउस की भांति काम करने वाला एक डिवाइस है, बिल्कुल माउस के इक्विवेलेंट डिवाइस है, मतलब ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस तो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता ही है। ध्यान दीजिएगा, जो कर्सर मूव करता है आपका वो आपके बिल्कुल माउस के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, जो कि एक बिंदु रेखांकित डिवाइस है। अगर बात करें लाइट पेन की तो ये भी एक बिल्कुल पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट करके आप टच करके चीजों को हेराफेर करते हैं। और अगर बारकोड रीडर की बात करूं तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। अगर पहला व्यावसायिक कंप्यूटर की बात कर रहा है तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन में लिखा है एनिएक, एडसिक, एडवेक और यूनिवेक 1। जब आप लोग कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ते हैं और कंप्यूटर की पीढ़ियों में जब आप कंप्यूटर के सभी अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं, कब कौन सा कंप्यूटर बना, कौन सा कंप्यूटर उद्भवित हुआ, उद्भव और विकास पढ़ते हैं, तब आप इन नामों को वहां पर जानते हैं। ये सभी वे कंप्यूटर्स हैं जो कि इनिशियल लेवल पे क्या की गई थी, डेवलप की गई थी। अगर इनके फुल फॉर्म की बात करें तो एनिएक, एडवेक, आईबीएम, एडसिक, यूनिवेक और वीएलएसआई का फुल फॉर्म यहाँ पर मैं लाई हुई हूँ, जिसमें से आपका
एनिक, एडवेक, एडसेक और यूनिवेक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली इनका फुल फॉर्म के रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि एनिक का फुल फॉर्म बताइए, एडसेक का फुल फॉर्म बताइए, इस तरीके से। अगर इसके अलावा भी बात करें तो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर वाला जो प्रश्न है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यूनिवेक 1 जो है ना, यही आपका पहला व्यावसायिक कंप्यूटर माना जाता है, अर्थात यूनिवेक 1 इज द राइट आंसर। बाकी तीनों के फुल फॉर्म जरूर एक बार याद रखिएगा। तो यूनिवेक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इसका अगर डायग्राम मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर दिखा हुआ है। देख पा रहे होंगे कि एक कमरे के आकार का बना इतना बड़ा सा एक कंप्यूटर है, जिसमें एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि 2 व्यक्ति बैठ के क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का पहले इनिशियल लेवल पे कंप्यूटर बने हुए थे, उनके बारे में बताया गया है कि यूनिवेक उनमें से एक क्या है, प्रकार है, और बहुत ही प्रचलित और बहुत ही अच्छा कंप्यूटर ये माना जाता था उस समय। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से डेटा ब्राउज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल की पहचान करें। अब इस प्रश्न में आपको प्रोटोकॉल पूछा है और ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, जिसमें है एफटीपी, टीसीपी, टीएफटीपी और एचटीटीपी। ऐसे ही देवनागरी लिपि में लिखकर आपके एब्रिविएटेड टर्म्स आते हैं। जब मैंने कंप्यूटर की पिछली क्लासेस भी ली हैं, उसमें भी मैं आपको और अपने स्टूडेंट्स को ये बताते आई हूँ कि कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है, उसमें जो एग्जामिनर है उसका एक फेवरेट क्वेश्चन एब्रिविएशन ही होता है। वो क्या करता है, एफटीपी को अगर बोलूं तो ये एफटीपी कुछ ऐसा होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं हम इसको, जिसको कुछ ऐसे देवनागरी लिपि में वो सीधे सीधे लिख देता है। दूसरा लिखा है टीसीपी मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, अगला लिखा है टीएफटीपी और अगला लिखा है एचटीटीपी। तो इसमें मुख्य रूप से 4 प्रोटोकॉल्स के नाम ही दिया है और बोला है कि मुख्य रूप से डेटा को ब्राउज करने के लिए, ब्राउज करने का मतलब होता है खोज करना, डेटा को खोजने के लिए, इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों को, जिन लोगों ने इस डेटा से संबंधित या नेटवर्क से संबंधित पढ़ाई की हुई है कंप्यूटर के, और या फिर कंप्यूटर के अंदर भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं जब हम इसमें इंटरनेट के बारे में बताते हैं, उन लोग जान गए होंगे कि इसका ऑप्शन डी ही सही उत्तर होगा, दैट इज एचटीटीपी। एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल है आपका, यही है वो प्रोटोकॉल या वो नियम कानून जिसका इस्तेमाल करके हम इंटरनेट पर किसी भी डेटा को क्या करते हैं, ब्राउज करते हैं। अगर इसका मैं पैटर्न बताऊं तो ऐसा कुछ लिंक आप जब कोई भी जानकारी को खोजते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है। इस लिंक में आपको यहाँ पर सबसे इनिशियल लेवल में http:/ कुछ दिख रहा होगा। अगर मैं इसको लिखूं तो कुछ ऐसा आपको http:/ ऐसा दिखने लगता है, यही है आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल। इसका तात्पर्य ये होता है कि कोई भी जो वेबसाइट का लिंक आप लिखते हैं या वो कोई भी लिंक डालते हैं, उसके पहले ये ऑटोमेटिक वहां पे आ जाता है, मौजूद रहता है। इसका मतलब कि आप इस प्रोटोकॉल के तहत इस जानकारी को क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं, और उसी प्रोटोकॉल के तहत आप उस जानकारी को पाएंगे। तो ये था आपका एचटीटीपी सही उत्तर। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो लिखता है पीएनजी फाइल का उपयोग कहाँ उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑडियो फाइल के लिए, वीडियो फाइल के लिए, एनिमेशन फाइल या फिर इमेज फाइल। तो पीएनजी करके जो फाइल है आजकल काफी प्रचलित है, आप सभी लोग इससे अवेयर होंगे, नहीं भी होंगे तो याद दिला दूं, जब आप कोई इमेज वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, उसको क्रॉप करते हैं, उसको एक किसी जगह पे अपलोड वगैरह करते हैं, तब आप इन फाइल फॉर्मेट्स के बारे में जानते होंगे, अवेयर होते होंगे। अगर पीएनजी की भी फाइल की भी बात करूं तो इसका उपयोग किया जाता है ऑडियो के लिए नहीं, वीडियो के लिए नहीं, एनिमेशन नहीं, इसका किया जाता है इस्तेमाल इमेज फाइल के लिए। अगर इसके बारे में मैं थोड़ी और बातें बताऊं तो इसका पूरा नाम होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, अर्थात इसका इस्तेमाल इमेज फाइल के लिए किया जाएगा। और ये इमेज कंप्रेशन का एक क्या होता है, तकनीक है, फाइल फॉर्मेट है। इसको आप .png फाइल के रूप में अपने इमेज के साथ क्या करेंगे, लगा हुआ पाएंगे। आप इस इमेज नेम के साथ .png फाइल अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये एक png फाइल है। अगर मैं इसके प्रारूप की बात करूँ ना, तो ये देखिए ये इमेज, तो देखिए इस इमेज को, इस इमेज में आप देख रहे हैं कुछ स्क्वायर से शेप बने हुए हैं पीछे बैकग्राउंड में, और यहाँ पर एक लैपटॉप का चित्र बना हुआ है। अगर आप इस इमेज को किसी निर्धारित स्थान पे पुट करेंगे, अपलोड करेंगे, तो केवल ये लैपटॉप का चित्र आपको दिखाई पड़ेगा। ये बैकग्राउंड होता है जो पूरी तरीके से क्या होता है, हट जाता है। तो किसी भी चीज को और बेहतर, सुंदर और अच्छा पिक्चर वहां पे लगाने के लिए, दिखाने के लिए, स्पेशली जब हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करते हैं, तब इसका इस्तेमाल काफी होता है। तो पीएनजी फाइल है, आप सभी इससे अवेयर हैं। अगला हमारा प्रश्न है,
गूगल ड्राइव के द्वारा अपने यूजर को फ्री में कितना स्टोरेज क्षमता प्रदान किया जाता है। तो गूगल ड्राइव आप सभी जानते होंगे। गूगल ड्राइव एक क्या है, आपका क्लाउड मेमोरी, आपका लोकेशन है जिसमें आप अपने सारे डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जब मैं आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में भी जो कंप्यूटर का प्रश्नोत्तरी वाला था हमारा, उसमें भी मैंने आप लोगों को ईमेल के बारे में बताया था कि यदि हमारा ईमेल का जो डाटा है या ईमेल का जो हम फाइल डालने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं, वो अगर 25 MB से ज्यादा रहेगा तो वो गूगल ड्राइव में लिंक के रूप में शेयर हो जाता है, मतलब सेव हो जाता है। बिल्कुल उसी को आगे बढ़ाइए, उसी से कनेक्ट करके जाइएगा कि अब गूगल ड्राइव के द्वारा यूजर को फ्री में कितना दिया जाता है। इनिशियल लेवल पे फ्री में कुछ हमको डेटा मिलता है, बाद में हम उसको अगर चाहे तो और भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उसकी मेमोरी को इंक्रीज करना है तो आपको उसके लिए कुछ निर्धारित शुल्क चुकाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको फ्री में मिलने वाला जो डेटा है वो होता है 15 GB। तो गूगल ड्राइव जो है 15 GB तक का डेटा आपको मुफ्त में उपलब्ध कराएगा, उसके बाद आप उसको परचेस करना पड़ेगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा आपराधिक गतिविधि है जो पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि संवेदनशील जानकारी को भरोसेमंद व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक संचार के व्यवसाय के रूप में अपने आप को चिन्हित करके जानकारी हासिल करने का प्रयास करता है। कुल मिला के ये कहना चाहता है कि ऐसी आपराधिक गतिविधि जिसके अंदर ये तमाम चीजें शामिल होंगी, जिसमें अंदर आपको धोखाधड़ी या फ्रॉड से संबंधित चीजें होने वाली है, और आप सामने वाला व्यक्ति जो इस आपराधिक गतिविधि को करेगा वो अपनी पहचान भी छुपा के रहता है, उस पर्टिकुलर प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है फिशिंग। यहाँ पे स्पूफिंग, हैकिंग इनमें से कोई नहीं और फिशिंग ऑप्शन दिया हुआ है। फिशिंग इज द राइट आंसर। हैकिंग की बात करें तो हैकिंग भी इसी से संबंधित एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन हैकिंग में केवल और केवल आपकी इन बातों को नहीं, इसके अलावा भी आपकी कई सारी संवेदनशील जानकारियों को, आपके सिस्टम को पूरी तरीके से हैक कर लिया जाएगा, उसमें डिनायल ऑफ सर्विस की स्टेज भी आ जाती है। तो इस प्रकार से हैकिंग तो है ही, साथ ही स्पूफिंग भी आपका एक प्रोसेस है, लेकिन फिशिंग जो प्रोसेस है वो आजकल होने वाली इस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पासवर्ड जैसी जानकारियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर कंप्यूटर सिलेबस, क्योंकि आजकल ये सभी बहुत बूम पे हैं, ये सभी से रिलेटेड प्रश्न आने की बहुत संभावनाएं हैं, तो इसको जरूर प्रिपेयर करिएगा। अगला हमारा प्रश्न है MS वर्ड। MS वर्ड मतलब कि MS ऑफिस के अंदर आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर MS वर्ड होता है। उस MS वर्ड में किसी दस्तावेज को बंद करने का मतलब क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी, मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया है कि शॉर्टकट कीज, स्पेशली जब हम MS ऑफिस पढ़ते हैं उसके शॉर्टकट कीज को हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ये हमारे काम को आसान बनाता ही बनाता है, साथ ही हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। एक ना एक प्रश्न इसमें से आता ही आता है। अगर बात करें कि बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शॉर्टकट की कौन सा है, तो वो होता है आपका कंट्रोल O नहीं है, कंट्रोल W है, F4 नहीं है, शिफ्ट D भी नहीं है। जनरली जो शॉर्टकट कीज होते हैं वो कंट्रोल W से आप जो कंट्रोल के साथ अटैच्ड होते हैं, शिफ्ट वाले नहीं है, आपके फंक्शन कीज नहीं है। कंट्रोल O और W में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बंद करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, किसी खुले हुए विंडो को करते हैं हम कंट्रोल W, और अगर किसी विंडो को खोलना होगा तब आप इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल O। तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जिन लोगों को अगर ये कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे कंफ्यूजिंग, तो आप इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं अपने सिस्टम, अपने कंप्यूटर में, और आप बेहतर इसको याद रख पाएंगे। तो ये प्रश्न था MS ऑफिस से रिलेटेड। एक प्रश्न मेरा दिया हुआ है ये, चूंकि नए हम पैटर्न के साथ चल रहे हैं, ये एक प्रीवियस ईयर व्यापम का परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसमें आप ये लोगो देखकर तो बेहतर समझ ही गए होंगे कि हम बात अब किसके बारे में करने वाले हैं। उसी YouTube के बारे में बात करने वाले हैं जिसके थ्रू हम और आप अभी क्या हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। अगर निम्नलिखित में से कौन सा कथन YouTube वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के संदर्भ में असत्य है, पूछता है। 3 आपको ऑप्शन दिया है, एक इनमें से कोई नहीं है। पहले 3 ऑप्शन को पढ़ेंगे, अगर ये तीनों ही असत्य निकले तब हम अपना अकॉर्डिंगली आंसर लगाएंगे। इसमें पूछा है असत्य है मतलब सही नहीं है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है YouTube का निर्माण वर्ष 2005 में किया गया था, मतलब कि आविष्कार का वर्ष दिया है 2005, और ये एक क्या है, सही कथन है। YouTube का आविष्कार 2005 हुआ है, याद होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। चार्ड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम, ये तीनों ही YouTube के प्रमुख संस्थापक है, कहता है।
तो बिल्कुल सही है। जावेद करीम का नाम बहुत स्टूडेंट्स याद भी रखे होंगे। स्टीव चैन और चार्ड हर्ले आप जरूर जोड़िएगा, ये तीनों ही ने मिलकर क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही है। अगला लिखा है 2006 में गूगल ने इसका अधिग्रहण कर लिया था, या कह सकते हैं खरीद लिया था। तो बिल्कुल सही बात है। अब जो यूट्यूब है आपका, वो किसके अधीन हो चुका है, गूगल के। तो गूगल के अधीन ये कब हुआ था, 2006 में हुआ था, ये भी बात सही है। स्थापना के 1 वर्ष के बाद ही ऐसे कनेक्ट करके स्टूडेंट्स याद करते हैं, इस हिसाब से तीनों ही सही है। मतलब इस पर्टिकुलर प्रश्न में हमको असत्य खोजना था और तीनों ही सत्य हैं, इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेटा को स्टोर करने और कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है जिन लोगों ने पढ़ा है, और क्लास में मैं कई बार इस बात को बताती हूँ। अगर डेटा को स्टोर करना है और कैलकुलेशन करना है तो कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करेगा। कंप्यूटर जो होता है आपका, ये 3 प्रकार के डेटा ग्रहण करता है। कौन कौन से 3 प्रकार के डेटा करता है? पहला, ये अल्फाबेट्स करता है जिसमें स्मॉल कैपिटल दोनों रहेंगे। दूसरा, ये नंबर्स करता है जिसमें 9 तक के, 0 से 9 तक के नंबर्स होंगे। तीसरा डेटा ये ग्रहण करता है अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें आप ABCD भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 भी डाल सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं। मतलब ये तीनों ही प्रकार के डेटा ये कंप्यूटर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और यही डेटा जो होंगे जब कंप्यूटर में फीड किए जाएंगे। अब फीड कैसे करते हैं, विया इनपुट डिवाइस करते हैं। अगर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करोगे, माउस का इस्तेमाल करोगे, अलग अलग इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करोगे, इस फॉर्मेट में डेटा अगर देंगे आप, तो कंप्यूटर उसको इसी फॉर्मेट में समझ नहीं पाता है। अगर कंप्यूटर इस फॉर्मेट में समझ नहीं पा रहा है, मतलब कि निश्चित रूप से उसका अपने समझने का एक लैंग्वेज होगा, एक सिस्टम होगा, और वो सिस्टम होता है 0 और 1 का। कंप्यूटर आपके द्वारा, यूजर के द्वारा दिए गए हर डेटा को 0 और 1 में परिवर्तित करता है, और उसको एज अ इनपुट लेता है, और फिर उसको क्या करता है, आपको प्रोसेस करके क्या देता है, आउटपुट देता है। इस प्रकार से कंप्यूटर को काम करने के लिए हमको 0 और 1 चाहिए होता है। और इस 0 और 1 को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इसको एक साथ एक रूप में बिट भी कह देते हैं। बिट सुन लिए, मतलब 0 और 1 ही दिमाग में आना चाहिए। इस हिसाब से अगर मैं बात करूं कि इसका सही उत्तर कौन सा है, तो डेसिमल नहीं है, ऑक्टेल नहीं है, बाइनरी सही है हेक्साडेसिमल भी नहीं है। तो ऑप्शन सी बाइनरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंप्यूटर बाइनरी पे काम करता है। अगला अगर प्रश्न देखें, तो कंप्यूटर स्क्रीन में सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड आप सभी के पास मौजूद होगा या आप लोगों ने देखा होगा। ऊपर जो आपके 12 बटन रखे होते हैं, इन 12 बटनों को क्या कहते हैं, फंक्शन कीज कहते हैं, जो कि F1 से F12 की संख्या में होंगे। अगर इन 12 बटनों की बात करें तो ये आपकी सुविधा के लिए, त्वरित गति से किसी काम को क्रियान्वित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फंक्शन F1 से F12 सभी फंक्शन कीज के अलग अलग फंक्शन होते हैं जो आपको याद रखना है। F5 को आप लोग सभी जानते ही होंगे, F5 को आप रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही सबका अपना अपना रोल है। यहाँ पर बोला है सेव एज करना है, मतलब कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट आप रेडी कर रहे हैं, उसको आप तुरंत अगर सेव करना चाहेंगे तो आप उसके लिए F12 दबाएंगे। F12 दबाते ही वो अपने आप सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन में F1, F5, F7 और F12 में सही उत्तर हो जाएगा F12। और अगर यहीं पे मैं आपका एडिशनल नॉलेज बढ़ाऊं तो F5 भी एक बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट की है, जिसका मतलब होता है, जिसका यूज होता है एज अ रिफ्रेश बटन। तो दोनों ही की को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फंक्शन कीज हैं आपके। अगला प्रश्न लिखा है, निम्न में से असंगत को अलग करें। असंगत बोलने का मतलब है कि जो एक दूसरे से समान नहीं होगा उसको अलग करना है। ऑप्शन देख लेते हैं, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD और कीबोर्ड। अगर पेन ड्राइव की बात करें तो ये एक क्या है, आपका मेमोरी डिवाइस है। ये एक क्या है, आपका मेमोरी डिवाइस है। मेमोरी कार्ड की भी बात करें तो ये भी एक क्या है, मेमोरी डिवाइस है। अगर CD की बात करें तो आप सभी लोगों ने CD देखा है, एक क्या है,
मेमोरी डिवाइस होती थी पहले के जमाने में, हम इसमें मूवी या कुछ भी सॉन्ग वगैरह स्टोर करके उसको सुनते थे। अगर कीबोर्ड की बात करूं तो कीबोर्ड एक मेमोरी डिवाइस नहीं होती है, ये एक क्या डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है। इस हिसाब से अगर मोस्ट असंगत, सबसे असंगत ऑप्शन की बात करें तो ये तीनों ही डिवाइसेस क्या होते हैं, मेमोरी डिवाइसेस होते हैं। केवल कीबोर्ड है जो इनसे क्या है, संगत नहीं है। इस हिसाब से कीबोर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे प्रश्नों को आपको अलग अलग प्रारूप में वो पूछ सकता है। कभी आपको असंगत में 3 इनपुट 1 आउटपुट दे देगा और बोलेगा कौन सा असंगत है, अलग अलग पैटर्न के रूप में देता है। थोड़ा सा आपको ध्यान देते चलना है और ये बहुत आसान तरीके के प्रश्न हो जाते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो अब प्रारूप बदला हुआ है। प्रारूप के हिसाब से आप देख रहे हैं एक 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 करके 4 ऑप्शन पहले देता था, अब वो एक ही ऑप्शन में 3 से अधिक चीजें लिख दिया है। मतलब आपको इस युग्म में से बताना है कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा नहीं है इसमें से। तो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि जॉय पहले ऑप्शन की, तो जॉयस्टिक, वीसीआर और प्रिंटर लिखा है। जॉयस्टिक मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इट इज अ काइंड ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस और यू कैन यूज इट एज अ अल्टरनेटिव ऑफ माउस। इस हिसाब से जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है। अगर वीसीआर की बात करूं तो ये कुछ ऐसा लिखेंगे, और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो बार कोड रीडर ये होता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले दिखाया था मैंने, बार कोड को स्कैन करने की डिवाइस को बीसीआर बार कोड रीडर कहेंगे। तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। एज यू ऑल नो कि एब्रिविएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अवर सिलेबस। आपको एक ना एक टर्मिनोलॉजी या एक ना एक प्रश्न इससे संबंधित मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे देवनागरी लिपि में वो बीसीआर लिख देता है, आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए दोनों ही शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म याद करते चलिए। अगर प्रिंटर की बात करूं तो प्रिंटर इज अ काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये हमको हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अगला ऑप्शन देखिए, माउस, वायरलेस कीबोर्ड और मॉनिटर। इसमें से माउस आपका इनपुट डिवाइस है, वायरलेस कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। भले कि वो वायरलेस लिखा है लेकिन कीबोर्ड बोला है, मतलब आप की टाइप करेंगे और इनपुट देंगे, मतलब ये इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर मतलब कि स्क्रीन की बात किया है, मतलब ये एक आउटपुट डिवाइस है। अगले ऑप्शन की बात करें तो लाइट पेन, ट्रैक बॉल और कीबोर्ड। लाइट पेन भी आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया गया था, इस तरीके से दिखने वाला एक पेन जो कि टच स्क्रीन पे काम करेगा, आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल भी आप लोगों ने देखा है, एक इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल एक माउस का ही प्रारूप है, इट इज नथिंग बट एन अल्टरनेटिव ऑफ माउस। बस फर्क ये है कि माउस में रबर बॉल नीचे लगा होता है लेकिन ट्रैक बॉल में रबर बॉल ऊपर लगा होता है, और रबर बॉल को ही कंट्रोल करके आप क्या करते हैं, उसको माउस के जैसे कंट्रोल करते हैं। तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, हमको पता है। तो इसमें तीनों ही इनपुट डिवाइस मिल चुके हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। जब तक आप पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आप टिक नहीं लगाएंगे अपने आंसर को, एक बार पूरा जरूर पढ़िएगा। बार कोड रीडर, फिर से बार कोड रीडर की बात किया है, ये एक इनपुट डिवाइस होता है। स्पीकर, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है। और माइक, माइक भी एक क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इस हिसाब से अगर मैं प्रश्न फिर से पढ़ूं, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो एक ही ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है जो कि पूरे के पूरे इनपुट डिवाइस उसके अंदर शामिल है, और वो है ऑप्शन सी। तो ऐसे करके ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर मिल गया है। इसी अप्रोच के साथ आराम से आप धैर्य के साथ सभी प्रश्नों को पूरा पढ़ेंगे, ऑप्शन पूरा पढ़ेंगे और अपना आंसर निकाला करेंगे। तो इस तरीके से आज का ये मेरा वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। जल्द ही नए प्रश्नों के संग्रह के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।